इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 30 साल में शादी करो या 20 साल में शादी करो, उससे कोई फर्क तब पड़ता है जब 18 साल में शादी हो या 18 साल में पहला बच्चा। ऐसा भी सुनने में आता है कि निपल से किसी का खून निकलता है, ठीक है, वो खून की कतरे निपल से डिस्चार्ज होते हैं। ये जरूरी नहीं है वो कैंसर हो। अच्छा, वो कोई और चीज, ये जरूरी नहीं है। 95% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को दर्द बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता। कोई गिटली होती है बस ऐसे। जो 2 साल से जायद ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम पाया गया है। अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा टाइम निकालना है, 2 मिनट या 3 मिनट नहाने के दौरान अपने ब्रेस्ट को चेक करना है, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। जिस बच्ची में मेनर्जी पहले होता है, पहला साइकिल पहले होता है, उस बच्ची को ये देखा गया है कि आगे बढ़ के उसको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा रहती है बनिस्बत की उस बच्ची को जिसका मेनर्जी की पहला साइकिल देर से हुआ हो। ये हमको ध्यान में रखना है कि जो फैमिलियल कैंसर है और हेरेडिटरी कैंसर है, वो 5 से 10% तक होते हैं। इसी फैमिली में किसी बाप का ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन बनता है ऐसे फैमिलीज को जेनेटिक काउंसलिंग करने की, क्योंकि ये पाया जाता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर मेल में होता है उसमें ब्रका जीन एसोसिएटेड होता है। ये जरूरी बनता है अगर किसी फीमेल को एक जगह पे डिटेक्ट हुआ है तो चांसेस फैलने के भी हैं, दूसरे ब्रेस्ट में भी हो सकता है। दूसरे ब्रेस्ट में को भी सर्विलेंस पर रखना पड़ता है। जिनका ओवरी रिप्रोडक्टिव एज में निकलता है, मिसाल के तौर पर 40 साल की एज में जिनका ओवरी निकाल देते हैं किसी भी कारण से, किसी भी कारण से निकाल देते, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क उतनी कम हो जाती है कि लगभग 60 से 90% उनको प्रोटेक्शन मिलता है ब्रेस्ट कैंसर की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश मकीन और आप देख रहे हैं cancercare.jk। नाजरीन, cancercare.jk की 7वीं किस्त में आज हम एक अहम मौजू ब्रेस्ट कैंसर पर बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का सरतान एक ऐसी बीमारी है जो उस वक्त पैदा होती है जब छाती के खुलियात गैर मामूली तौर पर बढ़ने और तकसीम होने लगते हैं। ये खुलियात बेकाबू होकर गिल्टी यानी ट्यूमर बनाते हैं, जो कि बिनाइन यानी गैर सरतान ज़दा या मेलिगेंट सरतान ज़दा हो सकती है। इसी हवाले से आज के इस खुसूसी शुमारे में कैंसर स्पेशलिस्ट माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ से आपके वो तमाम सवालात और खदशात से मुतालिक पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज बात करेंगे। हम डॉक्टर साहब से ब्रेस्ट कैंसर के अलामात, जीनियाती अवामिल यानी BRCA1 BRCA2 जीन्स की तब्दीली और इसके इलाज से मुतालिक बात करेंगे। पेश है ये प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको cancercare.jk में खैर मकदम है। हफ्ते में एक बार आपको कैंसर के मुतालिक जानकारी फराहम करते हैं। हमारे साथ हमेशा डॉक्टर काजी अशरफ साहब रहते हैं जो यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। आज जो हमने टॉपिक चुना है बड़ा अहम टॉपिक है, ब्रेस्ट कैंसर। जो हमारी खवातीन हैं, चाहे छोटी लड़कियां हैं या शादीशुदा हमारी माएँ बहनें हैं, उनमें ये कैंसर पाया जाता है। उसी हवाले से हम बात करेंगे ये जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है मेडिकली, और इससे कैसे बचा जा सके, तो इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, आपको फिर एक बार खैर मकदम है प्रोग्राम में। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये ब्रेस्ट कैंसर पे, जो हमारी खवातीन हैं, चाहे माएँ हैं, बहनें हैं या बेटियां हैं, उनमें ये कैंसर पाया जाता है। तो इसमें बताए, पहले हम बात करेंगे ये जो कैंसर है ये कैसे होता है और इसका बैकग्राउंड क्या है मेडिकली। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक
दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये सिर्फ औरतों में ही नहीं पाया जाता है, ये मर्दों में भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके ये दोनों पहलू हैं जो हमको इस बातचीत में, इस गुफ्तगू में मद्देनजर रखने पड़ेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे एक और अहम जो पहलू है ब्रेस्ट कैंसर का, वो है कि रिस्क फैक्टर्स। कम से कम 50 से 60% ब्रेस्ट कैंसर ऐसे हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। अच्छा, लाइफ का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है 60% होता तक? नहीं। 60%, 50 से 60% जो ब्रेस्ट कैंसर पाए जाते हैं हम्म। उनमें रिस्क फैक्टर कोई होता नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनमें वही 4 रीजन जो हम पहले एपिसोड में बताए हैं, वो उसमें काम पर हम लगे दोबारा रहते हैं। बताएंगे वो 4 रीजन क्या है। वो 4 रीजन जो मैंने बताए वो है, एक तो है टॉक्सिन्स, जिसमें पोल्यूशन, स्मोकिंग, फूड और बाकी जो टॉक्सिन्स आते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो। दूसरा ग्रुप ऑफ रीजंस जो है रेडिएशन है। तीसरा ग्रुप ऑफ रीजंस जो है एस्बेस्टस साथ है। और चौथा ग्रुप ऑफ रीजंस जो है वो इन्फेक्शंस के साथ है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। ये 4 वजूहात हैं जो हर एक कैंसर में जो पाए जाते हैं, जो हर एक कैंसर। तो लिहाजा ये देखा गया है बावजूद इसके कि ब्रेस्ट कैंसर के अपने कुछ खास रिस्क फैक्टर है, वजूहात नहीं, रिस्क फैक्टर, यानी कि चांसेस उसमें ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 50 से 60% ब्रेस्ट कैंसर ऐसे हैं जिनका कोई रिस्क फैक्टर से ताल्लुक नहीं होता है। नहीं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं ताकि कोई गलत मैसेज पब्लिक में जानी नहीं चाहिए। तो अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स पर। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ वाबस्ता है और जिन पर हमको एज डॉक्टर्स और एज पेशेंट्स हमको नजर गुजर रखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो फैमिली में कोई ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, फैमिली के कई अफराद में पाया जाता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर तो है ही। ये देखा गया है कि जिस फैमिली, बाय द वे उससे पहले कि मैं फैमिलियल रिस्क फैक्टर के बारे में बात करूं, ये हमको जहन में रखना है कि जो फेमिलियल कैंसर है और हेरेडिटरी कैंसर है वो 5 से 10% तक होते हैं, ज्यादा उनकी तादाद नहीं है। लिहाजा ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनकी फैमिली में ऐसे किसी न किसी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है अपने इसमें अफराद में। तो उसमें क्या है, वो एक रिस्क फैक्टर है। और भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, उस फैमिली में और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ये एक अहम रिस्क फैक्टर है उनके लिए जिनकी फैमिली में 2-4 लोग हैं ऑलरेडी कैंसर में। दूसरा जो हमने पिछली बार भी उसके बारे में हमने बात की और आप उसको बोलते हैं हेरेडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ खास जीन है जिनको हम ब्रेस्ट कैंसर जीन्स बोलते हैं। उसके 2-3 टाइप होते हैं। उसको छोटे अल्फाज में हम एब्रिविएशन में BRCA, BRCA 1 और 2 बोलते हैं। और भी हैं लेकिन हम इसी पर रहेंगे इस वक्त। तो कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें ये BRCA जीन जो है ये ऑलरेडी म्यूटेटेड होता है, यानी कि इसमें गड़बड़ हुआ है और वो गड़बड़ चलता रहता है फैमिलीज में। तो ऐसे लोग जो हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स तक महदूद नहीं रहता है, ये मेल में भी होता है। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं, जिस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, किसी फैमिली में किसी के बाप का ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन बनता है ऐसे फैमिलीज को जेनेटिक काउंसलिंग करने की, क्योंकि ये पाया जाता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर मेल में होता है उसमें BRCA जीन एसोसिएटेड होता है। BRCA जीन उसमें खराब होता है, यूजुअली BRCA2 उसमें खराब होता
तो लिहाजा ऐसी फैमिली को हम सर्विलेंस करते हैं। ऐसी फैमिली की रिस्क थोड़ा ज्यादा रहती है, तो उसको जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। यानी जैसे अगर किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा फैमिली में, तो उस फैमिली को ज्यादा कॉशियस, उस फैमिली को कॉशियस रहना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, उसको जेनेटिक काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, और उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग के बाद उसका जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं। और अगर पाया जाता वो टेस्ट, तो फिर बाकी अफराद में भी उस टेस्ट को किया जाता है। और अगर ऐसी फैमिली में ये जीन, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, बाप है, बाप का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, और 4 बच्चे हैं उसके, ठीक है। 4 बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें ब्रका जीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा भी है, हो सकता है। या 4 में से 3 का देखा गया, उसमें 3 में नहीं है, 1 में है, 1 में है। तो ये जो एक फर्द बनता है, वो फीमेल हो या मेल हो, तो उसको सर्विलेंस में रहना चाहिए। उसके बारे में हम आएंगे, बात करेंगे सर्विलेंस कैसे करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर 3 में नहीं होगा तो वो 3 क्लियर हो जाते हैं, उनका कोई उसके साथ रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ये भी उसमें एक अहम पहलू है। इससे ये फायदा मिलता है कि एक फैमिली में फैमिली का जो 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 स्ट्रेस रहता है फैमिली के अंदर, वो कम हो जाता है। तो दूसरी इसमें यह है कि अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट में हुआ हो, तो उस पेशेंट के भी रिस्क रहती है दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने की। तो उसको भी सर्विलेंस के लिए, फॉलो अप के लिए रहना पड़ता है। ये जरूरी बनता है। अगर किसी फीमेल को एक जगह पे डिटेक्ट हुआ है, तो चांसेस फैलने के भी हैं, दूसरे ब्रेस्ट में भी हो सकता है। दूसरे ब्रेस्ट में को भी सर्विलेंस पर रखना पड़ता है, क्योंकि दूसरे ब्रेस्ट का रिस्क जो है वो कम से कम 4 गुना हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है, ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं। तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है, फिर ऐसे रिस्क फैक्टर्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके बाद ये देखा गया है कि जो फीमेल्स, यानी कि जो बच्चे, देखिए जब फीमेल बच्चा पैदा होता है तो एक एज उसकी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी की एज होती है। वो यूजुअली क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस माहौल में, किस कंट्री में, किस जियोग्राफिकल रीजन में आप रहते हैं। तो उनका मंथली साइकिल शुरू हो जाता है। तो यूजुअली एज है जिसको हम एवरेज बोलते हैं, ओवरऑल जो हमारा जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है या लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है, जिसमें हम भी आते हैं, उसमें जो एवरेज एज रहती है उसकी, वो रहती है 14 साल के आसपास, 13-14 साल के आसपास साइकिल शुरू हो जाती है बच्चों की, जिसको हम मेनर्की बोलते हैं। टर्म है उसकी मेनर्की। डेवलप्ड कंट्रीज में 2-3 साल पहले ही होती है, वो 11 साल, 9 से 11 के बीच में हो जाता है। तो जिस बच्ची में मेनर्की पहले होता है, यानी अगर हमारा यहाँ 13 साल से उससे पहले, 2 साल 3 साल पहले, 8-9 साल के 10 साल की उम्र में जिस बच्ची में मेनर्की पहले होता है, पहला साइकिल पहले होता है, उस बच्ची को ये देखा गया है कि आगे बढ़ के उसको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा रहती है बनिस्बत की उस बच्ची को जिसका मेनर्की पहला साइकिल देर से हुआ हो। मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि अगर मिसाल के तौर पर 14 साल हम ले लेंगे, 14 साल की एज पर पहला साइकिल शुरू होना चाहिए बच्चों। अगर किसी बच्ची का 15 साल की एज पर शुरू होता है, यानी कि 1 साल डिले हो गया, तो ये देखा गया है उससे उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क में 20% की कमी आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ इम्पोर्टेंट ये है डॉक्टर साहब कि जिन बच्चों को ये साइकिल छोटी उम्र में, उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है, उनको रिस्क रहता है, उनका रिस्क ज्यादा रहता है, और जिनको 14 या 15 साल से तो उनका कम है।
उनका रिस्क कम है। ये एक पहलू है ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा पहलू ब्रेस्ट कैंसर का है कि जो औरत, देखिए औरत का निजाम ऐसा है कि जब ये साइकिल शुरू हो जाता है, मंथली साइकिल शुरू हो जाता है, फिर एक एज पर आके 40-45 साल की एज पर आके ये साइकिल बंद हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जिनका मेनोपॉज देर से होता है, मिसाल के तौर पर अगर मेनोपॉज 40 साल की उम्र में होना चाहिए बंद, तो किसी का 45 साल तक चलता है, या 45 साल की एज पर बंद होना चाहिए, तो 50, 51, 52 साल तक, 52 साल की एज तक चलता है। तो ये पाया गया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क में आ जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर देर से शुरू तो रिस्क कम है, अगर देर से बंद हो गया तो रिस्क ज्यादा है, अगर जल्दी बंद हो गया तो रिस्क कम है। तो इस मामले में ये भी एक, जिस पर हम आएंगे कभी, उस पर भी बात करेंगे कि जो लोग जिनका ओवरी रिप्रोडक्टिव एज में निकलता है, मिसाल के तौर पर 40 साल की एज में जिनका ओवरी निकाल देते हैं किसी भी कारण से, किसी भी कारण से निकालते हैं, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क उतनी कम हो जाती है कि लगभग 60 से 90% उनको प्रोटेक्शन मिलता है ब्रेस्ट कैंसर की अगेंस्ट टाइम। अच्छा, जिनको किसी कारण से ओवरी को निकालना पड़ा, तो उस एज में 40 साल, 35 से 45, 40 साल की एज में, 40 जब उनके साइकिल चल रहे थे, ड्यूरिंग द पीरियड, अगर उनका ओवरी निकाला गया तो उनको ये रिस्क कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, प्रोटेक्शन ये भी हम बात करेंगे क्यों प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बाद उसमें हम आएंगे, क्योंकि ओवरी और ब्रेस्ट का एकदम ये होता आपस में क्या कनेक्शन होता है। तो कम से कम 60 से 90% तक उनकी कमी आ जाती है। तो वही वजह है कि जब हम किसी फैमिली में ये पाते हैं कि उनका ब्रेका जीन डिरेंज्ड है, जो हेरेडिटरी ब्रेस्ट कैंसर में आती है, उनका जीन में म्यूटेशन है, BRCA1 और BRCA2, तो उनको एक ऑप्शन ये मिलता है कि वो या तो ब्रेस्ट को निकाल दे या ओवरी को निकाल दे। और अगर वो ओवरी को निकालेंगे जिनकी BRCA म्यूटेशन है, अगर वो ओवरी को 40 साल की एज से पहले निकालेंगे, 35 सपोज, उस एज पर ओवरी को रिमूव करवा देंगे सर्जरी, तो उनकी रिस्क जो होती है, ये होने के बावजूद कि उनका जीन खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रिस्क 90% कम हो जाती है। तो ये इसमें कनेक्शन है जो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरी अहम बात इसमें यह है कि अगर कोई सपोज कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसका बच्चा 35 साल उसकी एज आ गई, तो उसके बाद उसको बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, तो ये देखा गया है कि उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क थोड़ा ज्यादा रहती है, इसमें आम पॉपुलेशन से थोड़ा ज्यादा रहती है। इसमें दो पहलू है जी। एक ऐसी बच्ची जिसने लेट से शादी की, सपोज 35 साल में ही शादी की जी, फिर उसको 35 साल में या 34 साल में बच्चा हो गया जी, क्या उनके लिए भी ये है? हाँ, बिल्कुल है। ये तो बच्चे को जन्म देने की बात है। जो बच्चे को 35 साल की एज के बाद जन्म देते हैं, जो 35 साल की एज के बाद कंसीव करते हैं या 35 साल की एज पर कंसीव करते हैं, ठीक है, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ये देखा गया है कि रिस्क उनमें ज्यादा है। ये पहला बच्चा है या रूटीन में किसी को इससे पहले, मतलब 24 साल में 25? अच्छा, पहला बच्चा। तब तक उनका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई औरत है, कोई बहन है, उसकी शादी हो गई, लेकिन या उसने शादी ही नहीं की, उसका बच्चा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क थोड़ा ज्यादा रहती है, 2 गुना ज्यादा रहती है, 2 गुना ज्यादा रहती है आम पॉपुलेशन से।
अब ये जो लेट बच्चा पैदा होना और लेट शादी की बात आपने बताई, तो इसमें क्या वजह है कि रिस्क बढ़ जाती है? देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है, नेचर का सिस्टम ऐसा है, ये जो प्रेगनेंसी बजाते खुद होती है, इससे प्रेगनेंसी के बाद जो 10 साल रहते हैं, पहले 10 साल, उसमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ती अच्छा अच्छा अच्छा। है। ठीक है, 10 साल के बाद वो रिस्क खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए किसी की शादी हो गई और 35 साल पर उसका बच्चा हो गया, ठीक है, अब 10 साल की रिस्क उसमें ऐड कर दीजिए, कितने साल हो गए? 45 साल। वो 45 साल की एज पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब 45 साल की एज पर जो इंसान पहुंचता है, ऑलरेडी उसमें कैंसर का रिस्क शुरू होता है, ऑलरेडी उसका अपना कैंसर में, जो हमने पिछले एपिसोड में भी उस पर वजाहत से बात की कि 40-45 साल की एज के बाद कैंसर का काम शुरू होता है। ये क्योंकि ये एक एज रिलेटेड डिजीज है, एज रिलेटेड डिजीज है। तो लिहाजा जब 35 साल में किसी का बच्चा हो गया, तो चूंकि प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है, पहले 10 साल, तो वो जब 10 साल खत्म हो जाते हैं, तब तो वो 45 साल की एज की आ जाती है वो लड़की, ठीक है। अब 45 साल में तो अपनी रिस्क, जो कैंसर बनने की रिस्क ऑलरेडी शुरू होती है। तो ये पाया गया है कि उनमें कैंसर होता है, क्योंकि 2 रिस्क उसमें जमा हो जाते हैं। एक तो अपना, जो आप में रिस्क है, मुझ में रिस्क है, उनमें रिस्क है, सबों में, और दूसरा प्रेगनेंसी का 10 साल का रिस्क। तो ये सब एडअप हो जाता है, तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब आपने बोला कि 45 साल की उम्र में जो पहला बच्चा जो कंसीव करती है, 35 साल, सॉरी 35 ईयर्स की, 35 साल की उम्र में उनका ये रिस्क ज्यादा रहता है। जो इसका ये मतलब है कि जो हमारी बच्चा हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी कौन सी एज ऐसी है जहां पे उनको शादी करना चाहे और बच्चा कंसीव करना चाहिए? देखिए, एज, अगर इन चीजों से बचा जाए माशरे में, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 30 साल में शादी करो या 20 साल में शादी करो, उससे कोई फर्क तब पड़ता है जब 18 साल में शादी हो या 18 साल में पहला बच्चा हो। अच्छा अच्छा। फर्क तब पड़ता है जब, देखिए, जब ये देखा गया है कि अगर कोई लड़की जिसका 18 साल की उम्र में बच्चा हुआ, ठीक है, उसकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क नॉर्मल होती है, ठीक है। अच्छा। जैसे कि मतलब जो आम इंसान है, जो आम लड़की है, जो आम औरत है, उसकी रिस्क उसके बराबर होती है। लेकिन 18 साल में जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चा मतलब प्रेगनेंसी, जब पहली प्रेगनेंसी 18 साल में होगी, ठीक है, बच्चा मतलब कंसीव करना जरूरी है, कंसीव करेगा 18 साल की उम्र। अच्छा, यहाँ तो उसका मतलब ये हो गया कि 18 साल से पहले शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप 20 साल या 30 साल या 25 साल में शादी करोगे तो उससे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, ठीक है। तो उसमें क्यों आता है वो फर्क? उसमें वो फर्क इसीलिए आता है क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी है उसमें 10 साल का रिस्क रहता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 10 साल में, पहले 10 साल में रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मिसाल के नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी की 18 साल में प्रेगनेंसी होगी, तो 10 साल के बाद वो 28 साल की होगी, ठीक है। तो 28 साल में उसने अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जो इंक्रीज रिस्क थी वो खत्म हो गई, उसके बाद वो नॉर्मल रिस्क पर आती। ये इसका साइंटिफिक पहलू है। तो ये आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक ट्रेंड अब चल रहा है जो मैंने देखा है कि शादी करते हैं चाहे 20 साल की उम्र में या 18 साल की, 19 साल में या 24 साल की, जिस भी उम्र करते हैं। अच्छा, अगर छोटी उम्र में चलो 20, 22, 21, 23, 24 तक जो हमारी माई बहनें शादी करते हैं या लड़के शादी करते हैं, अब एक ट्रेंड बन चुका है डॉक्टर साहब कि वो पहले कहते हैं कि नहीं, अब हम बच्चा नहीं रखेंगे, 4-5 साल ऐसे ही गुजारते हैं, बच्चा कंसीव करने पे नहीं जाते हैं। उनके बारे में बताइए यहाँ पे इस कैंसर के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि
वो बच्चा कंसीव नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैंने जो मैंने बताया वो ये है, ये तो एक सोशल इशू है। ये सोशल इशू पर हम कभी विस्तार से बात कर सकते हैं। इसमें बहुत पहलू हैं, इसमें रिलीजियस पहलू को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, कल्चरल पहलू को भी, और बाकी साइंटिफिक पहलू को भी। इस वक्त हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसमें बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये है कि अगर 35 साल की एज में पहला प्रेगनेंसी होता है, 35 साल की एज में, तो वो एक रिस्क फैक्टर बताते हैं, रिस्क फैक्टर हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि जो औरतें बच्चा होने के बाद जो बच्चे को लैक्टेट करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड करती है, जो ये देखा गया जो 2 साल से जायद ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम पाया गया है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो 2 साल से ज्यादा, जो माँ 2 साल से ज्यादा बच्चे को अपना दूध पिलाएगी, उसका भी रिस्क कम हो जाता है, उसमें रिस्क कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ब्रेस्ट का जो फंक्शन है, ब्रेस्ट का फंक्शन है दूध बनाना। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेस्ट जो है वो ग्रो होता है। ब्रेस्ट तो काफी फास्ट ग्रोइंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है? तो वो ग्रो करता है, वो अपने आप को तैयार करता है उस फेज के लिए जो उसका असली काम है, वो है लैक्टेशन, दूध बनना, ठीक है? और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो दूध बनना शुरू हो जाता है, तो ब्रेस्ट अपनी मैच्योरिटी पर आता है, तो उसके बाद ब्रेस्ट की एज डाउन हो जाती है, उसके बाद ब्रेस्ट ग्रो नहीं करता है, उसके बाद ब्रेस्ट इन्वोल्यूशन में जाता है, तो उस प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी जो ब्रेस्ट में होती है वो कम होती है, क्योंकि वो अपना फंक्शन करती है। उसको दूध प्रोड्यूस करने में उसका ये सारा वक्त उसमें हो जाता है। तो ये कैंसर वैंसर बाकी सब चीजें जो आ जाती हैं, जो एरर्स होती हैं, वो कम हो जाती है, क्योंकि अपना फंक्शन करते हैं। लिहाजा जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग एक अहम एस्पेक्ट है एक फीमेल की लाइफ का, और ब्रेस्ट फीडिंग तो मिनिमम 2 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग करनी। हालांकि हम बोलते हैं कि 5 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग काफी है बच्चे के लिए, बच्चे के हिसाब से, अगर बच्चे के एंगल से देखा जाए, अगर बच्चे के लिए भी और उसको माँ को अपने लिए भी, दोनों नहीं, अगर बच्चे के एंगल से देखा जाए तो 5 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए काफी है। 5 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग पर ही, खाली ब्रेस्ट फीडिंग पर अगर बच्चे को रखेंगे तो वो सही बात नहीं, ठीक है? लेकिन माँ के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर 2 साल से जायद तक चलेगी, कोशिश करेगी, दिन में 2 बार 3 बार बच्चे को एडिशनल दे देगी, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क कम होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो गया इसकी, ये आपने इसकी हिस्ट्री बताया, क्या है अलामात क्या है? मतलब एक हमारी बेटी, हमारी बहन को ये कैसे पता चलेगा? नहीं, हम अलामत पर आएंगे। मैं उससे पहले एक और बात करना चाहता हूं जो कि अहम है ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क के बारे में। वो ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं, देखिए बहुत इस वक्त ऐसा है, माहौल चल रहा है कि हार्मोन्स का, जिसको बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो काफी चलता है इस वक्त। प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो लोग जिनका मेनोपॉज, जिनकी पीरियड्स पहले कम हो जाते हैं ना, पहले ही बंद हो जाते हैं, तो फिर उनकी कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जो बोलते हैं मुझे आग जैसा लगता है, नींद नहीं आती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें कुछ लोग ओवर द काउंटर हार्मोन लेके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है बाज़ाहिर, क्योंकि उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, तो हार्मोन रिप्लेस करना। क्योंकि ओवरी का फंक्शन क्या होता है? ओवरी का फंक्शन होता है हार्मोन बनाना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बाकी हार्मोन। उससे जो फीमेल होती है, उसका जिस्म जो है, उसकी बॉडी जो है, वो एकदम बैलेंस में रहती है, ठीक है? जब ओवरी का फंक्शन कम हो गया, ओवरी को निकाल दिया या ओवरी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो मजबूर करता है किसी को हार्मोन रिप्लेसमेंट लेने के लिए। ये देखा गया है कि जो औरतें मेनोपॉज के बाद
मेंसेस बंद होने के बाद हार्मोन ट्रीटमेंट रेगुलरली करते हैं 1 या 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है, कम से कम दुगना हो जाती है, 1.5 गुना से दुगना तक ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाती है। तो ये भी एक अहम इसमें एक जरूरी बात है कि अगर हार्मोन लेना है, किसी को मजबूरी है क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं होता है सिम्टम्स का, तो उसमें वो इंटरमिटेंस रखनी चाहिए। कंटिन्यूसली फॉर 1-2 साल के लिए कंटिन्यूसली चलाना ठीक नहीं है, उसमें ब्रेक्स देना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, ताकि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम आम पब्लिक को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। और जो बाकी रिस्क फैक्टर हैं, काफी हैं इसमें रिस्क जिसमें होती है। मिसाल के तौर पर कोई किसी को रेडिएशन लग गया है, उसकी भी एक रिस्क बनती है। तो अब मेल ब्रेस्ट कैंसर जो मर्दों में पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका मैंने बताया वो जेनेटिक फैक्टर्स में आते हैं, और जिस फैमिली में मेल ब्रेस्ट कैंसर हो उस फैमिली को जेनेटिक काउंसलिंग, पहले तो मेल जिसका कैंसर हो उसका टेस्ट करना है, तो उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। मैं बोलता हूँ अलामात, मतलब ये एक हमारी बहन या बेटी को कैसे ये पता चलेगा कि मैं कैंसर से जूझ रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ केसेस में देखा है डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि इन जो हमारी खवातीन है उनके ब्रेस्ट्स में गुठलियां, मतलब या तो अर्ज होना, इस तरह की उनको महसूस होता है, तो फिर उनको लगता है ये क्या है, तो फिर या कुछ बोलते हैं कि जब उनको जहां से दूध निकलता है हमारे ब्रेस्ट से, वहां से कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, खून या कोई दूसरा मतलब एसिडिक टाइप का लिक्विड निकलता है। तो ये बताएं अलामत क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है इसमें कुछ खास अलामत नहीं। अच्छा। इसमें अलामत सिर्फ यही होती है कि एक स्वेलिंग बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि ऊंट जैसी गुठली बन जाती है, और वही गुठली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है और वही फैल जाती है इधर उधर बॉडी में फैल। देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि आम मेरी प्रैक्टिस में जब मैं किसी पेशेंट को देखता हूं और उसका वो ब्रेस्ट कैंसर है, छोटी सी गिल्टी है, आमतौर पर ये बोला जाता है, आमतौर पर पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने ऐसे देखा तो ऐसे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेस्ट कैंसर में दर्द नहीं होता है। जिस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर में दर्द जब होता है तो वो लगभग स्टेज 4 में पेशेंट ऑलरेडी पहुंचना चाहिए पहले, तो दर्द हो। तो दर्द जो है, खासकर जो लोग बोलते हैं जिससे इंसान महसूस करे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो इसमें नहीं है। इसमें नहीं। खाली 5% ऐसे ब्रेस्ट कैंसर हैं जिनको दर्द होता है। अच्छा। जो पेशेंट बोलता है मुझे दर्द है, 5%, वो बहुत कम है, ठीक है। 95% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को दर्द बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता। कोई गिटली होती है बस ऐसे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक लड़की को, औरत को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। गिल्टी अगर है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी सुनने में आता है कि निपल से किसी का खून निकलता है, ठीक है, वो खून की कतरे निपल से डिस्चार्ज होते हैं। ये जरूरी नहीं है वो कैंसर हो। अच्छा, वो कोई और चीज, ये जरूरी नहीं है। वो बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन किसी का होता है, वो उससे एक गिल्टी बन जाती है, उसको पैपिलोमा बोलते हैं, इंट्राडक्टल पैपिलोमा। यूजुअली वो जो ब्लीडिंग हो जाती है निपल के थ्रू, वो उसी की वजह से होती है। हालांकि उसको भी ट्रीट करना होता है, उसको उधर रखना नहीं चाहिए, उसको सर्जरी करनी चाहिए, लेकिन वो यूजुअली कैंसर से नहीं होता। कैंसर से निपल से ब्लीडिंग तभी होगा कैंसर से, जब कैंसर ने काफी
ब्रेस्ट जगह बनाई हो, काफी इन्वॉल्व किया हो, इरिवर्सिबली इन्वॉल्व किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लिहाजा ये जहन में रखना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर में कोई निशानी ऐसी नहीं रहती है जिससे आप ये कह सको कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, सिवाय एक स्वेलिंग ब्रेस्ट में शुरू हो जाती है और वो स्वेलिंग फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, फिर वो स्किन को जो ऊपर से उसको एक अंदर खींच लेती है, निपल को अंदर खींच लेती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन पेन उसमें नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पेन तक वेट करना पेशेंट का, वो तो इस मामले में अगर देखा जाए वो तो सीधा आप मौत के मुंह में अपने आप को डाल दे। डॉक्टर साहब ये लिहाजा मैं इसके साथ ही चलता रहूंगा, लिहाजा मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, मैंने बहुत पहले भी ये बात की है, फिर से मैं दोहराऊंगा, और हम कहते रहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए। वो कोई उतना खास तरीका साइंस नहीं लगाना, हाँ, उसमें तो कोई उतना कंप्यूटर साइंस की जरूरत नहीं है। वो सिंपली अपने ब्रेस्ट को महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, साल में 2 बार, 3 बार, आराम से जब इंसान नहाता है, नहाने के लिए आता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जब गर्म पानी बदन पर जाता है तो जिस्म जो है एकदम ढीला पड़ जाता है। तो उस सूरत में जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाए या ब्रेस्ट को देखा जाए तो छोटी से छोटी गिल्टी को इंसान महसूस करता है, खुद महसूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूं, जिसको बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा टाइम निकालना है, 2 मिनट या 3 मिनट नहाने के दौरान अपने ब्रेस्ट को चेक करना है, 3 खुद ही महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल। डॉक्टर साहब अब इसमें इलाज और दूसरी चीजें जो है उन पे बात करेंगे दूसरे एपिसोड में जी। तो आज यहाँ पे ही हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। नाजरीन, आपने सुना है कि जो हमारी माई बहनें हैं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, यहाँ मर्दों में भी ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और एक इंसान सेल्फ यानी खुद कैसे चेक कर सकता है, चाहे हमारी माँ है, बहन है या बेटी है, उनको खुद बीच में नहाने के दौरान अपने ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए कि कहीं गिल्टी ना हो। ये उन्होंने एक अहम पॉइंट है जिससे पता चलेगा कि मैं नॉर्मल हूं या कोई प्रॉब्लम हो रही है। नाज़रीन, अगले एपिसोड में हम आपको फिर इसी ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचाया जा सके। तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे थे cancercare.jk का ब्रेस्ट कैंसर की पहली किस्त, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि छाती या बगल में गिल्टी या सूजन होना, छाती की जेल में तब्दीली जैसे कि सुर्खी, खिंचाव या गड्ढे पड़ना, निपल से गैर मामूली रुतूबत का अखराज होना, निपल या छाती की शक्ल या साइज में तब्दीली होना, छाती की जेल का सख्त या खुरदुरा महसूस होना कैंसर की अलामत है। अगले शुमारे में इसी वक्त इसी चैनल पर ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक डॉक्टर काजी अशरफ आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। तब तक के लिए खुदा निगहबा। हाँ, हेल्थ से मुतालिक cancercare.jk को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हेल्थ से मुतालिक मजीद जानकारी फराहम करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात या ईमेल पर राब्ता करें।